जनाब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। लेकिन आज है द 1 अगस्त और अगस्त का महीना जब आता है ना तो वो हमें बड़े ही मिली नगमे और नेशनल सॉन्ग्स वेल उसी की ट्रांसलेशन है, ये सब कुछ याद आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप हमारे बैकग्राउंड में थोड़ा सा सुन भी रहे होंगे। और आपको पता ही है हर साल की तरह इस साल भी हम हर रोज़ 14 अगस्त और कोशिश करेंगे कि उसके बाद भी कोई ना कोई एक आपकी पसंद का, अपनी पसंद का, हम सब की पसंद का एक नगमा आपकी खिदमत पे पेश करें। कुछ यादें भी ताज़ा हो जाएंगी, हर एक का कोई ना कोई किस्सा ज़रूर जुड़ा होता है। किसी ने स्कूल में टैबलो किया होता है इस मिली नगमे पे, किसी ने कॉलेज में परफॉर्म किया होता है, किसी ने गाने की आजमाइश की होती है इन्हीं मिली नगमों पे। बल्कि एक कोशिश भी की होती है कि जी अब अगर इन्होंने इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का गाना बना लिया जो चल रहा है, अभी हम उसके बारे में आपको बताएंगे, तो वाई कांट वी डू इट। लेकिन ऑनेस्टली दे वर द वंस हु डिड इट। ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का पॉप बैंड मैं कहूँगी वाइटल साइंस, जो जिनके बहुत से गाने आए, बट दिस इज वेयर दिस स्टार्टेड फ्रॉम, दिल दिल पाकिस्तान से। और आई थिंक दिस इज अ गुड सॉन्ग टू स्टार्ट विद। एब्सोल्युटली, क्योंकि 87 में ऑल्दो ये रिलीज हुआ था, लेकिन इसे ऑल्टरनेटिव हमारा एंथम भी कहा जा सकता है। पाकिस्तान की पहचान बनाए गाना ये, Who would have thought? हाँ सीरियसली, कि एक गाना भी, एक गाने से एक मुल्क, मतलब मुल्क तो ऑब्वियसली जाना जाता है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन भी बन गई इस गाने के साथ पाकिस्तान की। और 2003 में BBC ने एक सर्वे कराया जिसमें पूरी दुनिया से लोगों को कहा गया, अवामी इंतखाब का एहतमाम किया गया था कि 7000 गीतों में से कोई 10 गीत जो हैं वो चुने, और दिल दिल पाकिस्तान इन सरे फहरिस्त 10 गीतों में तीसरे नंबर पर आया। 155 कंट्रीज के लोगों ने इसमें वोट दिया। सो आप देखें कि इसकी क्या अहमियत। मतलब ये एक सॉफ्ट गाना भी है, बड़ा ऐप गाना भी है, द वर्ड्स आर अमेजिंग, मतलब टाइटल ही दिल दिल पाकिस्तान है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। टॉप टू बॉटम पाकिस्तान में कोई भी ज़बान बोलते हो, दिल दिल पाकिस्तान सारे जानते हैं, एवरीबडी सिंग्स अलोंग। और ख़ासतौर पे जब हमारा क्रिकेट चल रहा होता है, कोई मैचेस वगैरह टूर्नामेंट, तो उसमें भी आप स्टेडियम में देखें कोई भी गाने लगे हों, लेकिन ये गाना एक अलग ही एक और गाना भी है दैट वी विल इंक्लूड लेटर इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेकिन स्कूल्स की बात आज एक और चीज हो रही है, स्कूल्स जो है ना जरा फेस्टिविटी के साथ भी खुलते हैं, क्योंकि यौम अगस्त की, यौम आज़ादी की तैयारियां भी साथ साथ शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, और फिर वो एक खुशी बच्चों को ये भी होती है कि अभी स्कूल तो खुल गए, लेकिन शायद एक दो छुट्टियां भी आएंगी, फिर कुछ फंक्शंस भी होंगे, एक्टिविटीज भी होंगी, एंड यू नो किड्स लाइक टू कम बैक टू स्कूल इन अ फेस्टिव एनवायरनमेंट रादर देन बिल्कुल ही आते ही पढ़ाई में घुस जाए। और गर्मी तो वैसे ही आपको पता है, गर्मी का कोई जोर नहीं टूटा, तो लिहाजा बेचारे बच्चे अभी 2 महीने की जो हॉलीडेज थी उनके बाद स्कूल आएंगे, तो गर्मी तो वहीं की वहीं है। लेकिन स्कूल इज बैक ऑन फ्रॉम टुडे। आज से स्कूल खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ नहीं खुले, कुछ खुल गए हैं, जैसे हमारे वाले का खुल रहा है 7 को, बाज इससे पहले खुल रहे हैं, बाज आज खुल गए हैं। मतलब यही फर्स्ट 10 डेज में तमाम स्कूल जो है ना दे अल्टीमेटली रीओपन। सिंध में आज बाज़ाब्ता इसका सिलसिला शुरू हो गया है। आप हमें बाकी सूबों से लिख के भी बताइएगा। कल लाहौर वगैरह में तो ज़रा मैट्रिक के रिजल्ट की धूम थी, और वहाँ वो भी एक अलग ही माहौल होता है हर घर का। देखिए याद है ना, हमने आपको बताया था कल के इस्लामाबाद में कल यानी यस्टरडे और आज जो है वो आम तातील होगी, विच इज़ अ हॉलीडे बिकॉज द वाइस प्रीमियर ऑफ चाइना इज़ विजिटिंग, और बहुत सी एक्टिविटीज़ उनके इर्द गिर्द हैं, तो लिहाजा 2 दिन की वहाँ छुट्टी दी हुई है। लेकिन आपको पता है स्कूल खुलते ही बैक टू द प्रॉब्लम्स, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि अभी पेरेंट्स को खासतौर पे नए क्लासेस की बुक्स वगैरह जमा करनी होती हैं, वो हमेशा कमी पड़ जाती है उसमें। दे ऑलवेज स्ट्रगल, व्हाई इज दैट, कि किताबें नहीं मिल रही होती। हमारे ज़माने से मुझे लगता है कि मसला चल रहा है, कभी हल नहीं हो सकता। फिर हमें खर्चा बड़ा होता है, आपको बड़े भाई बहनों की किताबें भी आ जाती थी, बड़े भाई बहनों की किताबें भी आ जाती हैं। बाज़ भाई बहन या बाज़ कज़न्स होते हैं जो बड़ा संभाल के रखते थे, हम उनमें से नहीं होते थे, क्योंकि जो हमारे पास आती थी ना वो फिर आगे किसी के पास जाने के काबिल नहीं रहती थी। जरूर बताना था, वी कुड हैव सेड कि हमारी भी बड़ी जबरदस्त थी। और जिनकी हमारे पास आती थी वो इतनी इमैक्युलेट होती थी कि हम सुपर इंप्रेस होते थे कि इसमें से किसी ने पढ़ा भी है कि नहीं। हुआ होता था, कुछ तो होती थी वो हार्ड कवर कर देते थे उसका ताकि वो फटे वगैरह नहीं, मतलब बड़े लोग अच्छी तरह रखते थे अपने सिलेबस टेक्स्ट बुक्स। वैसे तो बुक्स अच्छी तरह रखते ही हैं, लेकिन स्कूल में आना जाना बैग से निकल रहा है, शेयर हो रही है किताब, कितना कोई अच्छा रख सकता है किताब को। के हमने गानों से शुरू किया है, तो हम मुझे लग रहा है वो खाकी कागज और फिर प्लास्टिक बड़े फन एक्टिविटी थी, कॉपीज के ऊपर चढ़ाना ना। और उसके बाद फिर वो नेम, वो जब आप स्टिकर लगाते थे तो वो भी डिजाइनदार भी हो सकता था, बहुत कुछ उसमें ऑप्शंस होती थी। इट यूज्ड टू बी अ फन थिंग टू डू। गॉड आई हैव गॉन बैक सो मच। अच्छा जी, वापस आगे बढ़ेंगे, और साथ साथ ये भी आपको पता ही होगा कि कौमी असम्बली की तहलील में अब रह गए हैं कमोबेश 10 दिन। सो जहां हम आज़ादी का काउंटडाउन
काउंटडाउन मना रहे हैं, वहीं हम आज़ादी का काउंटडाउन मना रहे हैं। हाँ, मना रहे हैं ना, मतलब 14 में आपको पता है ना, आज 1 से हमने शुरू कर दिया है। सो अब कौमी असम्बली का भी खत्म होने का काउंटडाउन चल रहा है। नून लीग और इसकी इत्तेहादी जमातें अगस्त के पहले अशरे में असम्बली तोड़ने की ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए 9 अगस्त की तारीख सामने आई है। मकसद ये है कि इंतखाबात के लिए 90 दिन का वक्त मिल जाए। अब इतने कम दिन रह गए हैं मगर निगरान वज़ीर आज़म का नाम अभी तक सामने नहीं आ रहा। मतलब इससे बड़ी मिस्ट्री क्या होगी कि मतलब 10 दिन रह गए हैं, पता कुछ नहीं है। ये पूरी एक थ्रिलर कॉमेडी नहीं सॉरी लेकिन एक वो ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होती है ना, वो इट इज़ टर्निंग आउट टू बी समथिंग लाइक दैट। हालांकि अब तक तो वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान इस मामले पर बातचीत हो जानी चाहिए थी, बल्कि फ्यू टाइम्स ओवर हो जानी चाहिए थी। ये कहा जा रहा है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपने 5 नाम जो हैं वो दे दिए हैं और लेकिन किसी नाम पर इत्तेफाक के राय अभी तक नहीं हुआ। सो दैट्स द प्रॉब्लम। वज़ीर आज़म कहते हैं कि इत्तेहादियों की मुशावरत से आइन में दर्ज तरीक़ाकार के तहत निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करके कानून अपना रास्ता बना लेगा। वज़ीर आज़म क्या कहते हैं, मतलब देख, हाँ, अब कानून तो रास्ता बनाएगा, लेकिन इसके लिए एफर्ट तो आप लोगों को खुद ही करनी पड़ेगी। देखें ना क्या कह रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए आप लोगों ने कोई नाम तजवीज़ किया है? एक सीधा बाकायदा एक रास्ता है, उसमें कोई झोल नहीं है, कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं है कि वज़ीर आज़म मशवरा करता है लीडर ऑफ द अपोजिशन से। ये बाइंडिंग है कानून में, आइन में। मैं इंशाल्लाह उनसे मशवरा करूँगा अपने इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद और अपने कायद मियां नवाज शरीफ के बाद जो मुझे गाइड किया जाएगा, मैं पर लीडर ऑफ द अपोजिशन से मैं मशवरा करूँगा। खुदा करेगा कि हम में आपस में मुशावरत मुकम्मल हो जाए और वो हम नाम कर दें। अगर खुदा न खास्ता जरदारी साहब या इत्तेहादियों में से किसी ने कोई नाम तजवीज़ किया, अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो फिर कानून अपना रास्ता अपनाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, वो अल्टीमेटली वो 3 से 7 दिन होते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन फैसला कर देता है। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ में कानून ही अपना रास्ता बनाएगा। लेट्स सी कि कोई इत्तेफाक राय हो पाता है या नहीं हो पाता। दिस शुड हैव बीन समथिंग वेरी सिंपल कि कोई चीज़ तो हो ही जानी चाहिए। पंजाब में भी अल्टीमेटली कानून ने ही अपना रास्ता अपनाया था और अब लेट्स सी कि ये मामला भी पंजाब के तरीके से ही आगे बढ़ेगा या फिर यहाँ इत्तेफाक राय हो जाएगा। हालिया दिनों में कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी के मामले पर इत्तेहादियों ने अपने तेवर और तो ज़रूर दिखाए हैं। निगरान वज़ीर आज़म पर उन्हें मुस्लिम लीग नून लेट्स सी के इतना आसान नहीं होगा मनाना। बिल्कुल नहीं होगा और वज़ीर आज़म को ना सिर्फ अपोजिशन लीडर बल्कि इत्तेहादियों को भी एक नाम पर मनाना होगा, विच नाउ सीम्स इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और असेंबली में चंद दिन बचे हैं। ना जाने नून लीग इस मामले को मतलब इतना क्यों एक्सटेंड, इतना डिले क्यों कर रहे हैं? आप कर लें जो भी करना है। ऑपोजिशन लीडर की तो क्या ही बात करें। मेरा ख्याल है कि इंपॉर्टेंट टास्क द टास्क एट हैंड इज़ कि इत्तेहादी मान जाएं किसी एक नाम के ऊपर। ज़ाहिर है एज सच ऑपोजिशन तो कोई है नहीं ना। सो जब इत्तेहादियों में इत्तेफाक राय हो जाएगा तो फिर निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी तय हो जाएगा। अदरवाइज राजा रियाज ने क्या कर लेना है, एहतजाज कर लेना है। नहीं, लेकिन उसके लिए क्या 200 लोगों की लिस्ट आउट ऑफ द हैट एक नाम निकलेगा, येस और नो, येस और नो, तो बस मान जाए जो भी है। क्या होता है। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो भाई साहब, पार्लियामेंट में दर्जनों के हिसाब से बाय द वे कानून आ रहे हैं, धड़ाधड़ पास करवाने की कोशिश में। इत्तेहादी मुकम्मल बहुत से मामलात में ताउन भी नहीं कर रहे हैं। पहले तो यही जान लें कि इतने कवानीन अचानक लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इत्तेहादियों के रवैये से मायूस हैं आप लोग या ये सिलसिला आप कहते हैं चलता है ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जी, देखिए पार्लियामेंट का काम ही कानून बनाना है और अगर वो कानून नहीं बनाती तो इसका मतलब है वो कुछ नहीं कर रही। सो कानून बनने चाहिए और हालात के मुताबिक कानून में तब्दीलियां भी आती रहती हैं और नए कवानीन भी बनते हैं। बाकी रही इत्तेहादियों की बात, तो हर कानून या हर सियासी मामले पे तमाम इत्तेहादियों की एक राय होनी ज़रूरी नहीं है और इत्तेहादी हर कोई अपनी जमात अपना नुक्ता नज़र रखती है कानून पे और हर इशू पे और ये उनका हक है और हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन बात ये देखने वाली है कि जब भी फैसला हुआ है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हो या वो किसी कानून साजी का हो, आखिरकार तमाम इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके उन्हें एक पेज और एक नुक्ते पे हमने इकट्ठा किया है और अब भी कर लेंगे।
तलाल चौधरी साहब, इत्तेहादी गैर मशरूत ताउन नहीं करेंगे तो फिर निगरान वज़ीर आज़म का फैसला इत्तेफाक की राय से होना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आपको भी ना हो पाया तो फिर इलेक्शन कमीशन को फैसले का इख्तियार मिलेगा। वो फैसला आपके लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, कोई भी जो सियासी जमातें होती हैं जब इत्तेहाद में हो तो कोई भी गैर मशरूत हमायत नहीं करता, ये मशरूत ही होती हैं और हर एक का अपना नुक्ता नज़र है। मगर इसमें सियासत में ये खूबसूरती ये है, और इस इत्तेहाद में खुसूसन शहबाज शरीफ साहब तमाम इत्तेहादियों को बहुत सारे मौके आए, कानून साजी हुई, बहुत सारे इश्यूज पर, बहुत सारे और मामलात आए जिस पर हमेशा इत्तेहादियों ने इत्तेहाद का पूरा मुजाहरा किया। और इस दफा भी ये जो आप कह रहे हैं कि वजीर आजम, निगरान वजीर आजम पे तमाम लोग अपने नाम देंगे, डिस्कशन होगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि पूरी हुकूमत की तरफ से, इत्तेहादियों की तरफ से जो नाम जाएंगे वो मुतफिका होंगे। और ये हमने पहले भी करके दिखाया है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वजीर आजम के इंतखाब पर एक मुतफिका नाम शहबाज शरीफ साहब का आया, फिर इसी तरह वजारतों की तकसीम, फिर इसी तरह बाकी मामलात में। तमाम मामलात में डिस्कशन जरूर होती है, अपना नुक्ता नजर जरूर है, और अब भी होगा जमातों का, लेकिन आखिरकार इंशाअल्लाह ताला एक मौक़िफ़ और मुतफिका नाम सामने आएगा। अच्छा चौधरी साहब, अब ये सब कुछ तो हो ही जाएगा, इलेक्शन की तरफ बढ़ भी रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए बाय द वे इंतखाबात में जाने की दो ख्वाहिशात थीं, एक नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, दूसरा चेयरमैन PTI सियासत से बाहर हो जाएँ। अब इनमें से ऐसा कुछ ना हुआ या कुछ एक ना हुआ, तो इसके बावजूद इलेक्शन में कॉन्फिडेंटली जाएंगे? देखिए, हमारी ख्वाहिश पर नहीं है कि किसी को आप बाहर करें या अंदर रखें। ये तो आपके अपने करतूत और किरदार है जिसका पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सबको जांचा जाना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि किसी एक आदमी को आप उसकी औलाद का मामला है कि वो उस पे भी ना पूछें, आप उसकी फॉरेन फंडिंग पे भी ना पूछें, आप उसके मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट पूरे का पूरा तोशा खाना आप खा जाएं उस पे भी ना पूछें, आप फौजी तनसीबात पे हमला करें तो नहीं पूछा जा सकता। जिसने जो किया है उसको तो वो भुगतना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि तकड़ी के दोनों पल्ले बराबर हों। हमारे साथ ज्यादतियां होती रही हैं, हमें विक्टिमाइज किया जाता रहा है, हमें पिन पॉइंट करके नून लीग को उसके साथ हमारी नाहिलियां हुई, सजाएं हुई, रेफरेंस बने, गिरफ्तारियां हुई, और उसके बाद जब वक्त आया तो तमाम के तमाम बोगस निकले और ये सब कुछ हुआ। हम नहीं चाहते कि इस तरह का जो ज्यादतियां नून लीग और नवाज शरीफ से हुई हैं उसका अजाला इलेक्शन से पहले होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो दोनों पलड़े बराबर नहीं हो सकते। जिसने जो कुछ गुनाह किए हैं उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और जिस बेगुनाह को सजा मिली है उसकी वो सजाएं जो हैं उसको खत्म होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तलाल साहब। ख्वाहिशात की फहरिस्त तो बहुत तवील है, लेकिन सर्टनी मजबूत केसेस बनेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। इसमें अब किसी की भी ख्वाहिश के मुताबिक तो किसी को सज़ा या जजा नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। हमने आपको एक चीज़ बतानी हाँ, बतानी आपको ये है कि पहले होता था ना कि हमारा होम ग्राउंड दुबई बन गया था और सारे मैचेस जो पाकिस्तान में नहीं हो सकते थे या वॉटएवर बाहर होने होते थे वो दुबई में होते थे। अब लगता है कि सारे पाकिस्तान के मैचेस जो है ना वो श्रीलंका में हो रहे हैं सडनली, क्योंकि अब हो रहा है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज श्रीलंका में खेली जाएगी, जिसकी तारीखों का ऐलान जो है वो हो गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाक अफगान वनडे सीरीज 22 से 26 अगस्त तक श्रीलंका में खेली जाएगी, विच इज ग्रेट। दिस विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। आज तो खैर फर्स्ट है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी वनडे सीरीज की तस्दीक कर दी है। ये सीरीज फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा है। सीरीज का पहला मैच होगा 22 अगस्त को हम्बनटोटा में खेला जाएगा और दूसरा वनडे होगा 24 को इसी ग्राउंड में। फिर से कहें। हम्बनटोटा। How do you know I was asking you to say this? Yes, हम्बनटोटा। हम्बनटोटा। अच्छा, हम्बनटोटा है by the way। टोटा। जी not टूटा। ये अभी मेरे कान में बताया गया है। सही बताया था या कोई मजाक चल रहा है इधर? इस किस्म का मजाक ना ही कहें तो बेहतर है वैसे। तो ठीक नहीं था। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और दिल के रिश्तों की बात करेंगे। जुड़ गए रेड फ्लैग्स हो गए थे। कल रेड फ्लैग्स थे, याद है ना? हाँ, जुड़ गए हैं तो अल्लाह मियां आपके रिश्ते बनाए रखे, नहीं जुड़े तो आप अपनी कोशिश जो है ना वो जारी रखिएगा। लगन अल्लाह सब हो जाएगा। अंदर जज्बा होना चाहिए, कोई ना कोई मिल ही जाएगी भाइयों। अच्छा जी, तो आज भी कुछ
टिप्स हैं जो कि हमारे फैमिली काउंसलर्स हैं आप लोगों के सामने रखते हैं। आई एम श्योर इट्स हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर जो इनको सुन रहे हैं। तो हु इज गिविंग द टिप्स टुडे? दाहिम दीन बता रही हैं कि न्यूली वेडेड क्या होता है? न्यूली मैरिड आगे हाँ, कपल्स को क्या करना चाहिए? चलें दाहिम बताएं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको अपने साथ और दूसरों के साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। एक जो बात बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर आपके दिल में किसी के लिए नाराज़गी है या कोई गिला है और आप ये सोचें कि उनको खुद ही से एहसास हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। ये एक बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। जब तक आप उनसे खुद डायरेक्टली बात नहीं करेंगे और आप उन्हें बताएंगे नहीं कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी और आप किस किस्म का चेंज चाहते हैं, उन्हें मालूम नहीं होगा। अच्छा, एनीवे कल भी हमने आपको ये खबर दी थी और अभी आपको बता रहे हैं कि IMF डील और दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद के बाद मुल्क की मईशत आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और कुछ दिनों से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत ट्रेंड्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आपको आज भी बता दें आपको, अभी लेटेस्ट है, कारोबार का आगाज़ हो गया है और 400 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। सो यस, वैसे भी ओवरऑल तेज़ी देखी गई है इस हफ्ते में। स्टॉक मार्केट 48,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गई और नए सरमायाकार भी मैदान में उतरे हैं। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। हाल ही में $6 ट्रिलियन से ज़ायद सोने और तांबे के ज़खायर बरामद होने को गेम चेंजर माना जा रहा है। आई होप कि ये मतलब सिर्फ खबरें ना हों, अब ये जो ज़खायर की बात की जा रही है इससे एक्चुअली पाकिस्तान की तकदीर बदली जा सके। अरे आई होप क्या इस हवाले से $6 ट्रिलियन की बाय द वे बात हो रही है, तो ये खुशाइन बात तो है। बट एनीवे इस हवाले से एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, बल्कि आज होगी। जितना हमारे एक्सटर्नल सेक्टर का आपके सामने रोज एक मुकदमा आता है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले हम कहते थे खाकम बदहन, इंशाल्लाह कल के बाद बोलेंगे ऐसी बात करने वाले को मट्टी चाट, क्योंकि इस मट्टी में से तो हम निकालने वाले हैं वो सोना और वो कॉपर जो मुल्क की तकदीर बदलेगी। तो ये 3 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको लेके कल की हम जो एक बड़ी मिनरल्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तरक्की का सफ़र, एक नया सफ़र शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। मजमूई तौर पर माशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी कहानी में अहम मोड़ आना है और इत्तेहादी हुकूमत 1 हफ्ते की मेहमान है और इसके बाद निगरान सेटअप आएगा और उस दौरान मौशी आशार या मुसलसल बेहतरी की जानिब जाते हैं या फिर रिवर्स खुदा न खास्ता लगता है। बिट ऑफ ए टेस्ट केस सिनेरियो, लेट्स सी, बिकॉज़ अभी तो हर चीज जिसको जो नहीं होती है कि स्टेबिलिटी रहे, अच्छा कहा जाता है। ये तो एक चैलेंज हो सकता है कि ये स्टेबल मामला किस तरह रह सकता है। लेकिन ये सोने तांबे की कहानियां ना हमने पहले भी बहुत सुनी है। सो अब तक तो कुछ हुआ नहीं, हमारी तकदीर भी नहीं बदली, तो हम इंतजार करें कि इस मरतबा जो सोने और तांबे के ज़खायर की बात की जा रही है उससे वाकई इस कौम की तकदीर बदल जाए। अदरवाइज फिर ना बड़ी अनाउंसमेंट और कॉन्फ्रेंस से किया करें। साउंड नेगेटिव, बट मुझे लगता है कि हम पूरी दुनिया को पहले बता देते हैं और फिर दुनिया कहती है नहीं इस मुल्क को नहीं बेहतर होने देना। एज इट इज़, वैसे तो पर्सनल लाइफ्स में हर किसी को खामोशी रहना चाहिए, अपनी अचीवमेंट होने से पहले ना बता दें, लाई लो। लेकिन आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स ओवर हियर। चीफ इकोनॉमिस्ट मोहम्मद सुहेल हमारे माशियात हमारे साथ हैं, उनसे पता कर लेते हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों में सुहेल साहब स्टॉक मार्केट मुसलसल मुस्बत ट्रेंड्स जो है वो दिखा रही है, विच इज़ वेलकम चेंज। कारोबार में इजाफा नज़र आ रहा है, वजह आपको क्या नज़र आती है? देखिए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग महीना गुजरा है स्टॉक एक्सचेंज पे, 16% बढ़ी है स्टॉक एक्सचेंज जुलाई के महीने में। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि IMF का प्रोग्राम तवक्कुआत से बेहतर हो गया और हुकूमत ने बहुत सारी कंडीशंस को कंप्लाई भी कर दिया। और इसके अलावा जो अच्छी खबर ये आई है कि जो सऊदी अरेबिया और UAE से जो इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट आ रही हैं, स्पेशली जब से SIFC बनी है, इसने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है। ना सिर्फ लोकल सरमायाकार बल्कि फॉरेन सरमायाकार भी हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट में ख़रीदारी कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सारे के असरात की बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट की हमने बात की, गैर मुल्की सरमायाकारी का आप जिक्र कर रहे हैं। दुनिया के दीगर ममालिक के साथ भी जो मुश्तरका मंसूबे थे इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, IMF बज़ाहिर मुतमईन है। ये सब बड़ी
मुस्बत वाइब्स हैं, तो क्या मुल्क की मईशत एक बेहतर शक्ल में हम समझें आ गई है या अभी चैलेंजेस और भी हैं? फिलहाल तो लग रहा है कि चीज़ें स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि IMF का ये जो प्रोग्राम है इस पे हमें अमल दरामद करना पड़ेगा और 3 हुकूमतों को करना पड़ेगा और उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा। जहाँ तक ये जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स में हो या रिकोडिक में हो, वो बड़े इनिशियल स्टेजेस पे है, MOUs साइन हो रहे हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी जब ही होगी कि जब पाकिस्तान एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के फेज से गुजरेगा। तो मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएंगी, मगर अभी अव्वल तो ये कि पाकिस्तान को अगले 9 महीने IMF के कंडीशंस के मुताबिक गुजारने हैं ताकि ये जो सरमायाकारी के जो MOUs हो रहे हैं वो फिर पाया तकमील तक पहुंच सकें। अच्छा सुहेल साहब, अब पाकिस्तान अभी एक रिकवरी वाले फेज़ में है, लेकिन मईशत को ट्रैक पर लाना और इनफैक्ट इसे ट्रैक पर रखने के लिए अगले चंद माह जो हैं वो बहुत ही अहम होंगे। तो ये हुकूमत जा रही है, फिर निगरान सेटअप आएगा और फिर ऑब्वियसली इलेक्शंस उसके बाद होंगे। तो ये कोई 4-1 महीने जो हैं उनका ट्रांजिशन पीरियड है। तो क्या असर आपको लगता है कि ये मईशत पे पड़ेगा इसका? देखिए, ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि IMF की कंडीशंस को पूरा भी करना है, मईशत को स्टेबलाइज भी करना है और हुकूमत जो है वो जा रही है, कैट कर आ रही है, फिर उसके बाद नई हुकूमत आ रही है। तो ये बहुत बड़ी अनसर्टेन फैक्टर ज़रूर है, इसीलिए तो IMF ने तमाम अपोजिशन पार्टी से भी मुलाकात की है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 9 माह 3 हुकूमत को गुजारना ज़रूरी है IMF के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, और अगर ये गुजर गए तो काफ़ी हद तक अनसर्टेनिटी अगले साल के शुरू में ख़त्म हो जाएगी और मुल्क जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन से है फिर ग्रोथ स्टेज पे शायद जाने के काबिल हो जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये ट्रिकी सिचुएशन तो है, लेकिन होपफुली अगर ये गुजर जाएगी और खुश असलूबी के साथ गुजर जाती है तो फिर स्टेबिलिटी है। वैसे इसकी सारे दुआ करें, वरना वो एक और टेंशन बड़ी एक और लेवल की हो जाती है और इस पर अगर कुछ हम इधर उधर हो गए तो दोबारा एटलीस्ट IMF से तो ना इंतज़ार करें कि कोई मदद मिलेगी। अच्छा जी, दुनिया में जल्दी से आपको बताना है कि दुनिया में जितने भी किस्म के कैंसर आम हैं, इनमें फेफड़ों का कैंसर जो है वो दूसरे नंबर पर है जो आम है और मर्दों और ख़वातीन में एक ही तादाद में पाया जाता है। अमवात की वजह भी बनता है। एवरीबडी नोज़ क्या वजूहात हैं। तंबाकू नोशी है, सिगरेट नोशी है, आलूदगी है, अपना ख्याल ना रखना है और बस कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों से बचें और अपना ख्याल रखें। हाँ, मतलब ख्याल रखने में सबसे बड़ी चीज़ है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस, ज़रा थोड़ा सा जो हमारा रुझान पहले तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नहीं होता था, फिर बीच में आना स्टार्ट हो गया। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल हेल्थ, तो जिसमें वर्जिश आ जाती है। वॉक जरूर करें इफ नथिंग एल्स, है ना। यस, अपने फेफड़ों को, फेफड़ों की एक्सरसाइज होती हैं, आप उनको मजबूत रख सकते हैं, उनको आप एक बेहतर वर्किंग कंडीशन में भी ला सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन देख लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बीच में होती हैं, बहुत कुछ है बीच में। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं कुछ देर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, थोड़ी सी हर रोज़ एक नई चीज़ होती है ना, तो अब आज नया ये है कि नादरा ने बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को के लिए अपने अपडेटेड पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड्स जो हैं वो साथ रखना लाजमी करार दे दिया है। आई एम जस्ट थिंकिंग, मेरे पास है, आपके पास है? पुराना पड़ा होगा, लेकिन एक मुझे ये बात बताएं कि वो लोग जो छुट्टियों का मौसम है ना, बहुत सारे लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो आए हुए हैं, क्या उनको भी आप इस अजियत से गुजारेंगे, या गुजारेंगे तो उनको एटलीस्ट टाइम दें। फॉर इंस्टेंस माई सिस्टर्स है एंड शी हैज़ अ फ्लाइट डे आफ्टर टुमारो एंड आई डू नॉट नो कि वो जो उसके बच्चों को पिलाने हैं पोलियो के कतरे और एक दिन में सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। सो इसकी कोई डेडलाइन दिया करें एटलीस्ट। फौरन तो नहीं हो सकता। ये आइडियाज आपके दिमाग में उछल के आ तो जाते हैं, लेकिन उसका कोई तरीका कार भी बता दिया करें कि वाज इट अ डिमांड बाय अदर कंट्रीज? आई एम श्योर होगी, क्योंकि हमारी यहाँ जाहिर है वी आर नॉट अ पोलियो फ्री कंट्री। नहीं तो फिर हम जी हजूरी में डिमांड मान तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो देना। वो किस तरह लोग बनाएंगे ये सब कुछ? टू बी ऑनेस्ट, ये जैसी खबर आई मैं तो सोचना स्टार्ट होगी कि मेरा है नहीं। अब पता है उससे होगा क्या कि परसों से या आज से या कल से जो लोग जाना शुरू होंगे उन्हें एयरपोर्टों पे अजियत देने का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा जी, इस सिलसिले में नादरा की जानिब से मुल्क भर के एयरपोर्ट्स ये सुन लें आप, और एयरलाइंस इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई है। तो ये डेफिनेटली होगा जो आपका सवाल था, और नादरा की जानिब से कहा गया है कि बैरून मुल्क जाने के लिए पुराने पोलियो वैक्सीन कार्ड की मियाद जो है वो ख़त्म होने पर अपडेटेड ऑनलाइन पोलियो कार्ड हासिल करना लाजमी है। तो ये ढूंढें, यह ऑनलाइन ही होगा।
नहीं, इसमें फिर वो एक एलिमेंट ऑफ फ्रॉड भी आ जाता है ना, बिकॉज देन पीपल आर लीविंग, दे नीड टू डू समथिंग, तो फिर समथिंग में तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं। याद है ना आपको कोविड वैक्सीनेशन में क्या क्या हुआ था? या इसका कोई टाइमलाइन एटलीस्ट दिया करें कि भाई 10 दिन बाद, या अब जिनकी आज फ्लाइटें हैं, जिनकी कल से है, जिनकी परसों से फ्लाइटें हैं, और यू नो दे आर नॉट पाकिस्तानी रेजिडेंट्स, वो किसी और मुल्क के रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, ऑल्दो वो डुअल नेशनल हैं, वो क्या करेंगे? वो आपके पोलियो सर्टिफिकेट यहाँ बनवाते फिरेंगे और वो एयरपोर्टों पर ख्वार होंगे, तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए। ये जाहिर है ज़रूरी होगा, आजकल में वो जरा लीनियंसी दिखाएंगे, बिकॉज आई गेस एयरपोर्ट्स को भी पता ही है कि भाई अभी अभी हुआ है क्या, या फिर कितना मुश्किल काम है एयरपोर्ट के काउंटर पे ही पोलियो के कतरे पिलाने वाला बिठाना और वहीं पे कार्ड जारी करना। कितना मुश्किल काम है ये कितना मुश्किल काम है ये तो आप कर सकते हैं ना भाई। जिसने नहीं किया हुआ, बजाय इसको कि आप उसको अजियत दे के रोक के रखें, तो फ्लाइट नहीं बोर्ड कर सकते, ये नहीं कैसे फलानी ढमका। आप एयरपोर्ट पे वैसे भी आपने खड़े किए होते हैं ना बच्चों के लिए, आते जाते पोलियो वाले जो वर्कर्स होते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं। मैंने 6 दफ़ा अपने बच्चों को एयरपोर्ट पे पोलियो के कतरे पिलाए हुए हैं। अच्छा। आप जाने वाले मुसाफिरों के लिए वहीं पे पोलियो के कतरे वाला एक स्टाफ बिठाए रखें, उनको सर्टिफिकेट बना के दें, उन्हें जाने दें। हमने आइडिया दे दिया, बस कर लें आप लोग ये। इसके बाद अच्छा एक बात जो कि अभी हो रही है इस्लामाबाद में, ये छुट्टियां क्यों हैं 2 दिन की, ज़रा बताते हैं कि आपको हो क्या रहा है। कि समुद्रों से गहरी और हिमालय से बुलंद पाक चीन दोस्ती के अमली नमूने जो हैं वो CPEC को इस साल मुकम्मल 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, और चीन के ताउन से आपको बता दें शुरू होने वाला ये मंसूबा मुल्क में ना सिर्फ अरबों डॉलर की सरमायाकारी लाया है, बल्कि रोज़गार के लाखों मौके भी फराहम किए हैं। और CPEC मंसूबे ने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खातिर बेहतर करने में मदद की है। इनफैक्ट यू वुड नो दैट इफ़ यू वर ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची टू लाहौर, बीच में CPEC वाला जो हिस्सा आता है ना, दैट इज़ द बेस्ट। यस, सनती तरक्की की राह हमवार किए है। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर मुल्क में खुसूसी तकरीबात का अहतमाम किया गया। चीन के नायब वज़ीर आज़म भी तारीखी मौके पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC का पहला फ़ेज़ मुकम्मल हो गया, अब दूसरे फ़ेज़ में दाखिल होंगे। 10 years ago, CPEC was signed between Prime Minister Nawaz Sharif and President Xi Jinping, and that is why today we can claim that under CPEC more than $25 billion worth investment took place in power sector, road infrastructure, hydropower sectors and public transport. ML1 is a very important project. Karachi Circular Railway System is a very important project, and I have no doubts that together in time to come we will successfully achieve these projects and many other, and make Pakistan stand on its own feet. I have no doubts that we are entering into second phase of CPEC, which will further enhance our economic cooperation. अच्छा जी, चीनी नायब वज़ीर आज़म ही ली फेंग ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का अज़म जो है वो दोहराते हुए कहा है कि इंडस्ट्री, कल्चर और सेहत के शोबों में ताउन के इजाफे की ज़रूरत है। और इस तारीख़ी मौके पर चीन और पाकिस्तान के दरमियान ML1 के फ्रेमवर्क और शाहराए कराकोरम की रीअलाइनमेंट समेत दीगर मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। मेन लाइन 1 जो है ना, ये होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हादसा जब होते हैं खुदा न खास्ता तब भी यही कहा जाता है कि जब तक ये अपग्रेड नहीं होगा अब शायद बात हो गई हो सकता। इसी पे बात करते हैं। सीनियर सफारतकार अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर्टनली एक माइलस्टोन तो है। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। पाक चीन दोस्ती की बात करें, बेमिसाल है, हमेशा दहाइयों पर मुहित है। चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया। CPEC मनसूबा इसी की एक कड़ी है जिसके 10 साल मुकम्मल हो गए। आपकी नज़र में दोनों ममालिक के लिए कितना गेम चेंजर साबित हुआ ये मनसूबा? जी, पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हम चाहते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हों, हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने, यहाँ पे डेवलपमेंट हो हर शोबा हाय ज़िंदगी में। तो हमारे लिए तो इसकी अहमियत कभी भी उसमें शक नहीं हुआ। दूसरी तरफ चीन के लिए भी इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि
ये BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। और अगर आप देखिए तो इस वक्त अगर चीन एक्सपोर्ट करता है यूरोप को या किसी और अफ्रीका को फॉर दैट मैटर, तो उसको पूरा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होके आना पड़ता है, जो कि 4 से 6 हफ्ते तक आप कह सकते हैं लग जाते हैं। तो यहाँ से तो बिल्कुल 14 दिन का सफ़र है, तो एक्सपोर्ट जी बासित साहब टाइम जो बचता है बिल्कुल सही है। ये बताइएगा, अगर ये एतराफ़ सभी करते हैं बाय द वे कि CPEC पर जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, अब इसकी जो भी वजूहात हैं उन्हें एक तरफ रख दें, अगर अब पूरे फोकस से ये मंसूबा आगे बढ़े तो पाकिस्तान में कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है, इसके पोटेंशियल के हवाले से कुछ बताएं। मैं समझता हूँ कि CPEC पे जो भी खदशात पहले थे उसके लिए अब ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो सियासी ठहराव है, इस्तेकाम है, वो आए। जो हैजान और खलजान की सी कैफियत पिछले 2013 से ऑनवर्ड्स चल रही है, उसमें कुछ ठहराव सा आए, ताकि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ अगर पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं आता, हम अदम इस्तेकाम का सियासी एतबार का उसका शिकार रहते हैं, तो फिर इक़्तिसादी तौर पे बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल यही है कि अब वक्त आ गया है, अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीन आई वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए, तो इससे एक बिल्कुल इस बात की बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल वासित साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट और अब इसको फुल बोर जो है ना काम होना चाहिए। इसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हाउ आर यू? ओके, बहुत सी बातें हमने डिस्कस कर दी। एक एशेस का हमने आपको बताना है, और जो आर्डेंट क्रिकेट लवर्स होते हैं ना वो एशेस ज़रूर फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास एक ताज़ा तरीन खबर है और हम अपने नौजवान चैम्पियन को बताएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। कौमी स्कॉश हीरो हमजा खान ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। आर्मी स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट, स्पोर्ट और स्कॉश फेडरेशन हुक्काम ने हमजा खान का किया है इस्तकबाल। जाने से पहले भी आपको पता है हमारे पास आए थे, बिल्कुल, और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बातें हुई थी। तो अब ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि रिमेंबर एक और दफ़ा भी हमने बात की थी कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें वो वेलकम नहीं किया जाता हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को, विच दे डिजर्व, बट आई एम ग्लैड कि दिस इज़ नॉट द सेम केस ओवर हियर। सो 37 साल बाद पाकिस्तान के लिए इन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्कॉश का टाइटल जीता है। इट टुक अस 37 ईयर्स। हमने इस पर एक्सटेंसिव डिस्कशन की थी, सेगमेंट किया था, कुछ सीनियर खिलाड़ियों से भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि 37 साल लगने नहीं चाहिए थे, लेकिन चलिए 37 साल बाद हमजा वो खिलाड़ी है जो ले तो आया एटलीस्ट ये टाइटल वापस। एंड ही इज सो यंग, तो हमें बड़ा ही अच्छी तरह ये यकीन है कि वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ टाइटल्स इंशाल्लाह, एंड ही इज वेरी डिटरमिन्ड, ही इज वेरी कमिटेड। तो लगता है ऐसा ही है कि दिस नेम शुड बी रिमेंबर्ड, हमजा खान। ऑल्सो इजिप्शियन स्कॉश फेडरेशन ने थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और कुछ इनकी एज के हवाले से आपको पता है कि ये भी देखा जा रहा है कि वेदर ही इज़ अंडर 19 और नॉट। सो उसके हवाले से भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। हमें तो पता ही है व्हेन यू स्पीक टू हिम एज अ यंग बॉय। हाँ, so congratulations once again to Hamza and his department and his coaches and his family, certainly a proud moment. चलिए हम तो सेलिब्रेट करेंगे। बारिशों के बारे में अपडेट करेंगे आपको। बारिशों का सिलसिला जारी है, दरियाओं में तुग़यानी है, बहुत ज़्यादा अभी सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पे अलार्मिंग सूरत हाल है। बहावल नगर में बारिशें अभी हो भी तो रही हैं, कौन सी रुक गई हैं? बहावल नगर में मजीद बस्तियां ज़ेर आब आई हैं। कामुकी के करीब बरसाती नाले का बंद टूटा है। कश्मीर में गुड्डू बैराज के बचाव बंदों में भी पानी का दबाव बढ़ने से मजीद 5 देहात ज़ेर आब आ गए हैं। चिलास में सैलाबी रेला शाहराह कराकरम को बहा कर ले गया है, जिससे गिलगित से रावलपिंडी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है। दूसरी तरफ बलोचिस्तान में बारिश और सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, और ज़ियारत, हरनाई, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, शोब, धानासर समेत कई मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश अभी भी जारी है। सो हम मुख्तलिफ मकामात से अपडेट लेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे बहावल नगर सबसे पहले, और फहद शफीक हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हम देख रहे थे वो ऐसे टीले से बनाए होते हैं ना पानी को रोकने के लिए भी। अब्दुल्ला, वो इतने कच्चे हैं कि थोड़ी सी भी बारिश हो तो वो ब्रीच हो ही जाएगा। एनीवे बताइए हमें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बहावल नगर दरिया सतलुज के बुका पतन मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ
निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है और तकरीबन 61,000 क्यूसिक पानी का रेला यहाँ से गुज़र रहा है। गुज़श्ता दिनों हेड सुलेमानकी के मकाम पर तकरीबन 84,000 क्यूसिक पानी की आमद थी, लेकिन अब ये पानी कम हो चुका है। यहाँ पर निचले दर्जे का जो सैलाब आया और उसके बाद जो दरियाई पट्टी थी वहाँ पर मौजूद आबादियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं और ज़ेरे आब आई हैं। यहाँ पर फसलें जो हैं वो तकरीबन तबाह हो चुकी हैं। जो काश्त जानवरों के लिए जो जानवरों के लिए चारा काश्त किया गया था वो भी तकरीबन तबाह हो चुका है। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से अब तक 18 अमदादी कैंप कायम किए गए हैं जहाँ पर अद्वियात दी जा रही हैं और उसके साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी का और सामान भी मैसर है। रेस्क्यू 1122 ने अब तक तकरीबन 3500 अफराद को सैलाब-ज़दा इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया है। 800 जानवरों को भी सैलाब-ज़दा इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया है। मुतासिरीन सैलाब से जियो न्यूज़ ने बात की तो उनका ये कहना था कि अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसी ख़ास मदद नहीं की गई है जो उनकी बहाली के लिए कारआमद साबित हो सके। उनका ये भी कहना था और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि यहाँ पर कोई ऐसा रिलीफ पैकेज दिया जाए, क्योंकि इनकी फसलों का नुकसान हुआ है और इन फसलों की वजह से वो पूरे साल जो है वो अपना रोजगार का इंतजाम करते हैं। फसलों की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। मुतासिरीन सैलाब के मुतालबात भी फहद शफीक आप तक पहुँचा रहे थे। अभी हम जाएंगे लोधरा और रजब अली वहाँ से हमें सूरत हाल बताएंगे कि है क्या। बिल्कुल, दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा जारी है। महकमा आबपाशी के मुताबिक आज मेलसी साइफन के मुकाम पर 50,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस सैलाबी पानी ने लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में मुतअद्दिद इलाकों को बुरी तरह मुतासर किया है। ये सैलाबी पानी हिफाजी बंदों को तोड़ता हुआ टिब्बी वड्डा, बस्ती वीगामल, मौजा गोल, बस्ती बलोचा और भिंडा गरवा में दाखिल हो गया और सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त मुख्तलिफ फसलों को बुरी तरह मुतासर किया है। सैलाबी पानी मुख्तलिफ मुकामात पर लोगों के घरों में भी दाखिल हो गया है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा महर अब्दुल रऊफ के मुताबिक अब तक सैलाबी पानी में घिरे हुए तकरीबन 1000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। उनके सामान और जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए 26 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, 10 ऑपरेशनल हैं, उनमें रिहाइश और खुराक का बंदोबस्त कर लिया गया है, जबकि 16 फ्लड रिलीफ कैंप्स स्टैंड बाई की पोजीशन पर मौजूद हैं। शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए 8 बोटिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, 20 कश्तियों और 200 लाइफ सेविंग जैकेट्स का भी इंतजाम कर लिया गया है। दूसरी तरफ रेस्क्यू कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीमें जो हैं वो भी दरियाई इलाके में पहुंच गई हैं और ऐलानात के ज़रिए लोगों को आगाही फराम कर रही हैं कि दरिया में पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। दफ़ा 144 के तहत दरिया में नहाने और कश्ती रानी करने पर पाबंदी आयद की गई है, लिहाजा दरिया की तरफ जाने से गुरेज किया जाए। जी अच्छा, पानी का एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि पानी, जैसे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी खड़े होते हैं, पीछे जगह एक ही लगती है क्योंकि इट्स पानी पानी एवरीवेयर, यू कांट टेल वेयर यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग। इब्राहिम कंबो, तबाही के मनाजिर एक जैसे होते हैं। इब्राहिम कंबो हमें इतनी तबाही तक इतना वो लेवल नहीं हुआ बिकॉज हमने तबाही देखी है, सो देयर इज अ कंपैरिजन पिछले साल ऑब्वियसली, लेकिन अभी भी ये बहुत सारे वो मकामात हैं जो ज़ेरे आब हैं। हम जाएंगे और हब से हमें इब्राहिम कंबो अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, हुमा और अब्दुल्ला, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हब नदी के बिल्कुल नीचे। यहाँ पे मैं आपको बताना चलूँ कि सैलाबी रेले जो है वो मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं हब नदी की तरफ, जिन्होंने 6 दिन पहले जो है वो हब नदी से गुजरने वाले जो सैलाबी रेले हैं उनमें मौजूद जो हब नदी के रास्ते हैं उनको जो है वो शदीद मुतासिर किया है। जो कि कराची और बलूचिस्तान को मिलाने वाले बराह रास्ते थे वो शदीद मुतासिर हुए हैं इस सैलाबी रेलों से, सालिया मानसून की बारिशों से। यहाँ पे ये जो मुतबादिल रास्ते हैं ये मुतासिर होने से हब के शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जो है यहाँ से जो शहरी हैं, हब के शहरी हैं, उन्हें 22 किलोमीटर जो है वो राउंड अबाउट घूम के कराची जाना पड़ता है और फिर कराची वालों को राउंड अबाउट से घूम के हब जो है वो आना पड़ता है, जिससे उनके शहरियों समेत मरीजों और मुसाफिरों को जो है वो इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जी मुश्किलात का आप अंदाज़ा लगाइए कि तो अगर मरीज़ भी आपने लेके जाना है तो कहाँ कहाँ से आपको घूम घूम कर लेकर जाना पड़ेगा। थैंक यू इब्राहिम फॉर टेलिंग दैट। हर साल हम यही बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नाकिस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी होता है इन प्लेस कि उसके बाद थोड़ी बहुत भी बारिश हो, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी बैड सीन हुआ है इधर, तो इट कम्स डाउन टू ज़ीरो अगेन।
अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग कार्रवाई की है एनएफ ने लाहौर में, उस बारे में हम आपको बताते हैं कि मनशियात फरोश जो हैं वो स्मगलिंग के नए नए तरीके ढूंढ कर ला रहे हैं और नए नए तरीके आजमा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। और गुज़श्ता दिनों लाहौर में एएनएफ ने कार्रवाई करते हुए ड्रोन से मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई है। एएनएफ हुकाम के मुताबिक लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके में छापा मारा गया और कार्रवाई में 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान घर से 2 गाड़ियां, 1 ड्रोन, 30 बोर पिस्तौल भी बरामद हुआ है। तर्जुमान एएनएफ का कहना है कि गैंग के स्मगलर्स की शनाख्त कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कुछ अर्से पहले लाहौर के इलाके कहना में एक कार्गो ड्रोन भी गिर गया था जिसमें 6 किलोग्राम मनशियात रखी हुई थी ऑलरेडी। सो ये लोग शुरू पहले ही कर चुके थे। तकरीबकारी अगर आप करने की ठान लें तो आप कुछ भी कर बैठते हैं। नहीं, तेज दिमाग जो है ना वो किसी तरफ भी आरे लग सकता है, बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ भी और फिर तकरीबकारी की तरफ भी। हाँ, एब्सोल्युटली। जॉइंट डायरेक्टर और तर्जुमान एएनएफ एहसानुल हक हमारे साथ हैं, उनसे पता कर लेते हैं। एहसानुल हक साहब, सबसे पहले तो ड्रोन के ज़रिए मंशियात की नकलो हमल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारे लिए बिल्कुल ही नया है, ऑलमोस्ट एक फिल्मी है। बिकॉज फिल्मों में हम ऐसी चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं, बट नाउ इट्स हैपनिंग हियर। तो पहले तो ये बताएं कि ये मुमकिन कैसे होता है, ड्रग डीलर्स किस तरह ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी बैकग्राउंड पूरी एक बताएं। जिस तरह आपके लिए ये नया था, हमारे लिए भी नया नहीं था बल्कि शॉकिंग भी था हमारे लिए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों 20-25 दिन पहले एक ड्रोन लाहौर के मज़ाफ़ात में गिर गया था जिसके साथ 6 केजी हेरोइन बंधी हुई थी। तो जब वो गिरा तो वो लोकल एरिया के लोगों को मिला तो बड़ा मतलब एक किस्म का मीडिया में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और हमारे भी आसान खता हो गया कि एक हमारे लिए बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया हमारे लिए एक नई चीज़ थी। तो इस पर हमने काम किया, तगोदो की इंटेलिजेंस टीम ने इस पर वर्क किया, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स ने, डीजी एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इस पर फोकस किया और स्पेशल हिदायत दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली। हमने उस गैंग का पता लगा लिया, न सिर्फ पता लगाया बल्कि हमने उस गैंग को पकड़ा भी है, उनकी मंशियात भी पकड़ी है, हीरोइन भी पकड़ी है, उनके ड्रोन भी हमने अपने कब्जे में कर लिए। अच्छा, अब ये जो कल वाला मामला है, एक ड्रोन और कुछ और लोग भी पकड़े गए हैं, ये कार्रवाई कैसे मुमकिन हुई है? क्या ये उसी गैंग से जुड़े हुए हैं, ये एक अलहदा गैंग है? इसके बारे में बता दें। इंटेलिजेंस इनकी मौजूद थी या कोई क्लू मिला था पिछले वाले लोगों से? ये इंटेलिजेंस पहले से मौजूद नहीं थी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब वक़्वा हुआ और एक ड्रोन गिर गया और उसमें से हीरोइन रिकवर हुई तो इसके बाद हमने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसको हमने एक्टिवेट किया और जितने भी इलाका जात थे उनमें हमने अपनी इंटेलिजेंस टीमें रवाना की और शबाना रोज़ मेहनत के बाद ये कामयाबी मुमकिन हुई जिसमें न सिर्फ एंटी नारकोटिक्स फोर्स बल्कि हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका हमारे साथ भरपूर ताउन रहा है और वो भी इसके बारे में इस हमारे साथ शाना बशाना इसमें काम करते रहें और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग भी है, नई चीज़ भी है, तो लिहाजा हम भी समझना चाहते हैं कि अगर एक जगह पर ड्रोन इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो पूरा खदशा है कि और भी कम मकामात डेफिनेटली ऐसे होंगे जहां ये काम हो रहा है। एक शहर से दूसरे शहर भी मंशियात ऐसी ही सप्लाई हो रही होंगी, मतलब सोचने के लिए तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या एएनएफ को भी ऐसा लग रहा है, इस हवाले से कोई इतलात है इस हवाले से? आप विद इन द सिटी ये मूवमेंट हो रही है? हाँ, या फिर सिटी टू सिटी भी है, हो रही है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। ये एक इन्होंने जो ये मनुष्यात के स्मगलरान हैं या मौत के सौदागर हैं उन्होंने एक ये नया तरीक़ाकार ईजाद किया है और इस तरीक़ाकार में वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा महफूज तस्वर करते हैं। तो इस क्योंकि रोड पर जब वो जाते हैं तो चेकिंग होती है, एएनएफ वाले भी होते हैं, पुलिस होती है, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं जो चौकस और चौकना हर वक्त रहती हैं। तो इन्होंने उसका तोड़ ये निकाला है कि चलें जी ड्रोन के ज़रिए हम मनशियात जो है वो सप्लाई कर दिया करेंगे, एक जगह से उड़ा दिया और दूसरी जगह पर जाकर ड्रॉप कर दिए या मनशियात।
तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये एक हमारे लिए एक टेस्ट केस था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है, और अब एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ मिलकर तमाम एजेंसियां पाकिस्तान के तमाम इलाकों में बेदार हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह इसका हम न सिर्फ इसका तदारक करेंगे बल्कि जो भी ये ग्रुप या जो भी ये कारिंदे इस किस्म का मकरू काम या धंधा करेंगे, इंशाल्लाह हमारा कौम से वादा है कि हम उन्हें बिहाइंड द बार लेके जाएंगे और उनके केसेस नए तकनीकी बुनियादों पर उनके केसेस लड़ेंगे और उनको करारवा की सजा दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका एहसानुल हक साहब। वैसे जो ड्रोन का साइज़ था, इट इज़ क्वाइट अ बिग साइज़ ऑफ ड्रोन, मतलब एक गाड़ी के बोनट जितना, वो तकरीबन एक गाड़ी के बोनट जितना फिट आया हुआ था ड्रोन। वो वैसे ही अगर आप किसी इलाके में उड़ता हुआ देखें तो कोई भी हुक्काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, दीगर हमारे इदारे हैं, आई वंडर कि वो चौकन्ना क्यों नहीं हो रहे थे, बिकॉज ये कोई शादी की वीडियो बनाने वाला ड्रोन तो है, और फिर ये लदा हुआ है क्योंकि नेचुरली इसके अंदर ऑब्वियसली यू कैन लुक एट द ड्रोन एंड देन डिटरमिन कि ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है, इसमें तो हमें ऐसे ही चौकन्ना रहना चाहिए। देखिए एक दफा जब हो जाता है तो उसके बाद चौकन्ना होंगे ना, पहले तो यू आर नॉट रियली एक्सपेक्टिंग। हाउएवर एक चीज उड़ती चली जा रही है, बट इट डिपेंड्स कि किसी ने स्पॉट किया है कि नहीं। नॉट दैट साइज ऑफ अ ड्रोन जो हमें इवेंट पे वीडियो कवरेजेस में यूज होता है, सो ये काफी बड़ा साइज है ड्रोन का। हैविंग सेड दैट अब्दुल्ला, पॉलिटिकल रैलीज वगैरह में इतने ही बड़े होते हैं। नहीं, इतना बड़ा नहीं होता वो ड्रोन, इट इज नॉट दैट साइज। बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, ये तो खासा बड़ा ड्रोन है। सो वो बड़ा छोटा सा मिनीएचर सा ड्रोन होते हैं, वो वीडियो बनाते हैं चले जाते हैं। ये तो खासे बिग साइज ड्रोन है, इस पे तो लेकिन दुनिया में आपको पता है ना कि ये डिलीवरीज वगैरह, जो फूड डिलीवरीज वगैरह के लिए तो ड्रोन आमशाम अब यूज हो रहे हैं, तो वो साइजेस तो काफी बड़े हो ही चुके हैं। हमारे यहाँ ड्रग डिलीवरी करने का उन्होंने सोचा, अल्लाह माफ करे। खैर अब पकड़े गए हैं और ये तमाम गैंग जो है ANF के मुताबिक अब अलर्ट रहेंगे। आई थिंक अब इन्होंने देख लिया कि ये भी इसमें हाथ डाल लिया एक चीज। ओह वेल, ओके, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक जी। मुल्क के दीगर शहरों के बरक्स कराची में मरदमशुमारी का मामला जो है ना, वो हमेशा ही बड़ा सियासी मसला रहा है। 2017 की मरदमशुमारी हो या रवा बरस की MQM पाकिस्तान का इस मसले पर मौक़िफ़ वाज़ेह रहा है कि कराची की आबादी को कम गिना जाता है। जमात इस्लामी भी उनकी हम आवाज़ है। रवा बरस होने वाली मरदमशुमारी पर भी एतराज़ात लेकर MQM वज़ीर आज़म साहब के पास गई थी, जिस पर मरदमशुमारी का टाइम बढ़ाया गया। उसके बाद भी मुझे लगता है कि इनफैक्ट मुतमईन नहीं हुई है। सो इस पर क्या मौक़िफ़ रहा है MQM का, ये सुनिए। फिर हमारे साथ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इस शहर को सही गिना जाए। हम 3 करोड़ से कम किसी भी नंबर को कबूल नहीं करेंगे। हम इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहते, हमारी इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल है, लेकिन आधे मरदमशुमारी के साथ इंतखाबात हो ही नहीं सकते। कोई इखलाकी, जमहूरी, सियासी, अदालती, कानूनी कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है कि आप कहें कि फौरी इंतखाबात नहीं जनाब। पहली शर्त है शफाफ इंतखाबात, और दूसरा मुतालबा हमारा है फौरी इंतखाबात। सो ये है मामला। आपने बिल्कुल सुन लिया है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये तो बड़ा कैश 22 सिचुएशन होगी, क्योंकि एक जगह आप लोगों का मुतालबा है कि शफाफ और फौरी इंतखाबात भी चाहिए, लेकिन इन हल्के बंदियों पे या फिर 2017 अगर पीछे भी चल जाए उस पर भी तैयार नहीं है, तो करना क्या है फिर? इंतखाबात करवाने हैं। करना ये कि इंतखाबात चाहिए और सही इंतखाबात चाहिए। देखें इशू क्या है, इशू ये है कि कुछ 6 महीनों के बाद मरदमशुमारी नहीं होनी है, या साल भर के बाद मरदमशुमारी नहीं होनी है, कुछ महीनों के बाद कि हम कहें कि भाई पहले मरदमशुमारी कराओ और फिर इंतखाबात कराओ। मैं और आप जब हम बात कर रहे हैं तो आज से चंद माह पहले मरदमशुमारी के तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो गए। आपको याद दिलाता चलूं कि 7 अप्रैल को मरदमशुमारी के लिए खबर आ गई कि 7 अप्रैल, हम अभी जो अगस्त शुरू हो गया ना ये, तो जो अप्रैल में 7 अप्रैल को ये मरदमशुमारी की डेट आ गई कि
98% मरदमशुमारी कंप्लीट हो गई है और कराची की आबादी 1,35,00,000 है। बड़े बड़ी हेडलाइंस लग गई अखबारों में। हम चूंकि पीछा कर रहे थे, फॉलोअप कर रहे थे, सबूत और शवाहिद जमा कर रहे थे, तो वजीर आजम से, फेडरल गवर्नमेंट से हमारी मुत्तइद बार इस हवाले से जब मीटिंग्स हुई, उनको सबूत और शवाहिद दिए, तो उन्होंने इसकी डेट को एक्सटेंड किया और डेट एक्सटेंड करते 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 जब 23 मई को ये मरदमशुमारी लामोहला ख़त्म हुई है तो 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ उस डेट से 7 अप्रैल से लेकर 23 मई तक। दैट मीन्स के देखिए 56 लाख का तो कराची में कोई तीसरा मुल्क में कोई कराची और लाहौर के बाद कोई तीसरा शहर नहीं है। तो एक पूरे शहर की आबादी आपने कम गायब कर दी थी और आप कह रहे थे कि कंप्लीट हो गई है मरदमशुमारी। दैट शोज के फ्लॉस थे। अब जब वो 191 पे 1,91,00,000 पे जब क्लोज हुई है, उसके बाद एक प्रोसेस होता है जो कि पोस्ट एन्यूमरेशन सेंसस कहलाती है, एक चीज़ जिसमें पूरे 1.5% जो पूरे पाकिस्तान में ब्लॉक्स के का सेंसस हुआ। कराची में 16,000 ब्लॉक्स हैं आपकी इत्तला के लिए, उसमें से 418 ब्लॉक्स का सर्वे दोबारा सर्वे में कह रहा हूँ सॉरी दोबारा उसकी जो है वो मरदमशुमारी हुई है, खाना शुमारी भी हुई है, मरदमशुमारी हुई है, उसके रिजल्ट भी जमा हो गए। अब 22 तारीख को, इस महीने की 22 तारीख को वो रिजल्ट भी जमा हो गए। अब उसका प्रोविजनल रिजल्ट जो अनाउंस होना है यहाँ पे। अब जब हम यहाँ तक आ गए हैं जहाँ पर मुल्क में 4 करोड़ नए लोगों का इजाफा हुआ है आज, और अभी हमारे पास इलेक्शंस में 3.25 महीने बाकी हैं। अगर हम आज ये कहें कि नहीं बस पुरानी मरदमशुमारी हम ये चीज़ें कर दें, तो आपको पता है कि कराची में 2017 में भी कितनी ज़्यादा ज्यादती हुई है मरदमशुमारी में। फिर उसी हवाले से हल्का बंदियां पूरी चेंज हो गई हैं। अभी की जो हल्का बंदी है रियल नहीं है, वो नई मरदमशुमारी पे हो जाए, नई हल्का बंदियां हो जाए, ऑल्दो उसमें कम से कम भी 4 महीने लगेंगे, फिर वो जाहिर है टाइम तो उससे कम ही मौजूद है, अवेलेबल जो टाइम है। लेकिन जब आपके दीगर लोग ये कहते हैं कि भाई 3 करोड़ से कम पे नहीं हम मानेंगे, तो फिर हम क्या समझें? 1,91,00,000 या 2 करोड़ या 2.25 करोड़, मतलब ये 3 करोड़ का फिगर आपने अपने जहन में तो सर्टनली बना लिया है, इसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग भी तो होनी चाहिए। ठीक है, कराची में रहने वाले को पता है कि शायद लगभग इतनी ही आबादी होगी, लेकिन क्या आप लोग 1,91,00,000 के ऊपर सेटल हो रहे हैं या वही मुतालबा बरकरार है कि भाई 3 करोड़ होगा या इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा, इसके आसपास होगा तो मानेंगे? अब्दुल्ला भाई, 2 बातें। हम जब 3 करोड़ कहते हैं ना, तो हम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कोट करते हैं कि जो कि उन्होंने 2016-17 में फ्लोर ऑफ द हाउस पे असेंबली में खड़े होकर ये कहा कि वो एक यहाँ की हुक्मरान जमात के चेयरमैन हैं। वो उन्होंने कहा कि कराची की आबादी कहीं से भी 3 करोड़ से कम नहीं है। फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने अदालत में कहा कि ये बात कि कराची की आबादी 3 करोड़ से कम नहीं है। हम और फिर जो सबूत व शवाहिद सामने आ रहे हैं हम उसकी बात करें। लेकिन जब आपने ये बात की कि 1,91,00,000 पे हम मान जाएंगे, देखें 1,91,00,000 के ऊपर के बाद एक पोस्ट एन्यूमरेशन सर्वे हुआ है, सेंसस हुआ है। यकीनन जो सेंसस, चूंकि ये डिजिटल मरदमशुमारी है, इन 1,91,00,000 आबादी आने के बावजूद सेंसस डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि 32,000 हाई राइजेस ऐसी हैं कराची में जिनको या तो गिना नहीं गया है या गिना गया है तो उसमें तमाम फ्लोर्स में 16 मंजिला इमारतें हैं, वहां पर 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर से ऊपर गए नहीं। इस तरह से 800 ऐसे ब्लॉक्स हैं, 800 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसमें फी घर में एक बंदे की तादाद सिर्फ एक अफराद पे, एक फर्द पे घराना रखा गया है। पूरे पाकिस्तान में एक फर्द के घराने की परसेंटेज है 1%, कराची में वो है 9%। जैकबाबाद की आबादी बढ़ रही है 58%। कराची जहां पर पूरी दुनिया आ रही है वहां की आबादी बढ़ रही है 11%, 12%। आपके ख्याल में प्लानिंग के तहत किया जाता है ताकि इस शहर को रिसोर्सेज से महरूम रखा जा सके, इसको हुकूक ना दिए जा सकें? और जब आप ये मुद्दा रखते हैं या केस रखते हैं वज़ीर आज़म के सामने या इस मुल्क के दीगर मुक़्तदर हल्कों के सामने, डू दे रियलाइज़ या फिर आपको बस तसल्ली दे के हर दफ़ा ही भेज देते हैं वापस के हाँ कर देंगे ठीक, मगर कुछ ठीक होता तो नहीं है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मैं आई एम सेइंग दिस वेरी हैवी हार्ट कि ये प्लानिंग के तहत ही होता है बिल्कुल सारा, ये बाय डिज़ाइन है। और बाय डिज़ाइन किसकी तरफ से है? इस दफ़ा हमें ये लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, क्योंकि देखें डीसीज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और इन्यूमरेटर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे और उनको बाकायदा हमारे पास वॉइस नोट्स हैं कि उनको इंस्ट्रक्शंस थी डीसीज की तरफ से कि क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो ये जो डेट्स अगर तो
देखें आज हम ये जो मसला लेकर बैठे हुए हैं कि इलेक्शंस की डेट आ गई हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं, देखें इलेक्शन की डेट्स आने से पहले काम हो चुका होता अगर डेट एक्सटेंड ना करना पड़ती। फेडरल गवर्नमेंट का ये जरूर एहसान है कि उसने जब जब वजीर आजम से लेकर एहसन इकबाल और उनके सेंसस डिपार्टमेंट ने जब जब हम सबूत और शवाहिद लेकर फेडरल गवर्नमेंट का हमने दरवाजा खटखटाया है, उन्होंने हमारी बात सुनी है। बात सुनकर ही तो उन्होंने डेट एक्सटेंड की है। मतलब आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी ऑन पर्पस कर रही है या सूबाई हुकूमत कर रही है? जी अनफॉर्चुनेटली यस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी वजह से ये सब कुछ जो है वो यहाँ तक पहुंची है। जो अंदरून सिंध की गिनती उन्होंने बढ़ाई है और यहाँ की जहाँ पर इन्फ्लक्स आ रहा है सारा पूरे पाकिस्तान का, उसको ये कम कर रहे हैं, ये बाय डिजाइन है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप अभी वज़ीर आज़म के पास रिसेंटली एक डेलीगेशन गई है, आप शकूको वो ये सारे एविडेंस वगैरह की शवाहिद की बात कर रहे हैं, क्या उनके सामने आपने सारी प्ली रखी और अगर रखी तो उनका क्या कहना था इस हवाले से? देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि हम जब जब फेडरल गवर्नमेंट के पास गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी है और उस बात सुनने के बाद उन्होंने उसके ऊपर एक्शन शुरू किए। मैं आपको पहली मीटिंग मुझे अच्छी तरह से याद है जब ये हो रहा था सारा सिलसिला और हम पहली दफ़ा वहाँ पर गए थे और हमने जब सबूत और शवाहिद रखे तो बल्कि वो हम पर फेडरल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो हम पर नाराज़ हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि फला जगह ये नहीं हुआ होगा, ये नहीं होगा। हमने कहा जरूर नाराज़ ना होइए, आप सिर्फ चेक कराएं, ग्राउंड पे चेक कराएं। उनकी 32 टीमें 32 टीम्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से जब यहां पर उतरी और उन्हीं स्पेसिफिक कंप्लेंट्स के ऊपर जब वो गए हैं तो उनको हमारी बात 200% सही हमारी बात लगी। उसके बाद से उन्होंने हमारी बात सुनकर उसको चेक करना शुरू किया और आज फेडरल गवर्नमेंट की ये पोजीशन की उसकी मदद की वजह से ये 1,35 से 1,91 हुआ है। उसके बाद एक ऑडिट होना था, वो ऑडिट हो गया है। हमें बहुत उम्मीद है कि ये जो 1.5% डिजिटल ऑडिट हुआ है जिसको आप पोस्ट एन्यूमरेशन ऑडिट ये सेंसस कहते हैं, उसके बिना पर हमें लगता है कि बहुत हम हकाइक से करीब तर का रिजल्ट हमें जो है वो उम्मीद है कि हमें मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑडिट भी हो गया। उस ऑडिट में बहुत सारी चीजें पे मिल जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसके लिए फिर आपको नई हल्काबंदियां भी चाहिए होंगी ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो क्लियर है कि उसको पुरानी हल्काबंदियों पे इलेक्शन चाहिए, आप लोगों को नई हल्काबंदियों पे इलेक्शन चाहिए। आप कह रहे हैं कि अभी तो ये प्रोसेस फिगर अपडेट होना है जो पोस्ट सेंसस प्रोसीजर है उसके तहत, और उसके बाद फिर नई हल्काबंदियां होनी है, तो ये इंतखाबात 90 दिन में तो नहीं होंगे फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ऑब्वियसली। अब्दुल्ला भाई ऐसा है कि देखिए हमें सिर्फ इंतखाबात चाहिए या सही इंतखाबात चाहिए। आपने इंतखाबात 2018 में भी तो करा लिए थे आरटीएस सिस्टम को बंद करके, क्या असर हो गया 4 सालों में पाकिस्तान का, ईंट से ईंट बच गई है। तो सिर्फ अगर आप इस तरह से हमें सिर्फ इंतखाबात की डेट पे इंतखाबात करा लेने, मैं नहीं कह रहा कि डेट चेंज करें, देखिए अभी भी 3.25 महीने बाकी हैं, कभी कोई इमरजेंसी भी लगाई जाती है भाई, इस मुल्क लगाई जानी चाहिए इस तरह की कि भाई किसी काम में अगर एक सिचुएशन आ गई है तो ये जो 4 महीने की रट लगा रखी है इलेक्शन कमीशन ने कि हम 4 महीने से कम में हल्काबंदियां नहीं करेंगे। ओ भाई ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाओ, कोई और तरीके कार निकालो। अगर दिन में काम करके ये 4 महीने होंगे तो रात में भी काम करो खुदा के वास्ते। ऐसा हुआ है, हमने दिन और रात काम करके एवरेजेस जो है वो 11-11 सालों में बनते थे। सर इन केस आपकी ये मुतालबात नहीं माने जाते या इसमें आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन से आप मुतालबा तो कर रहे हैं कि जल्दी हल्काबंदियां मुकम्मल करें, मजीद रिसोर्सेस लगाएं, आप लोग क्या अपने मुतालबात मनवाने के लिए क्या अपने हुकूक एक्सरसाइज करेंगे, किस तरह से मनवाएंगे, व्हाट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन? देखिए ये बहुत ओपन एंड शट केस है। अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई नौबत आई तो हम जो है वो इस मरदमशुमारी और उसकी हल्काबंदियों के हवाले से कोर्ट का रास्ता खुला है और सब कुछ सामने है। मैं आपको बार बार मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन ये कह रहा हूँ कि देखिए हम किस मरहले पे खड़े हैं। यहाँ पर ये सब सारे प्रोसेस मरदमशुमारी का प्रोसेस हो चुका हुआ है, ये अभी होना नहीं है। उसके बाद अगर हम सिर्फ चंद दिनों के लिए और अपनी थोड़ी सी एग्रेसिव मेहनत ना करने की वजह से हम पुरानी मरदमशुमारी पे चले जाएँ तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ नहीं कहलाएंगे। लेकिन मुझे बहुत
बहुत उम्मीद है कि शायद ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं समझता हूँ कि हुकाम बाला, फेडरल गवर्नमेंट और तमाम जो कंसर्न लोग हैं वो बात सुन भी रहे हैं, समझ रहे हैं, और मुझे बहुत पॉजिटिव साइंस हैं और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हवाले से कि इंशाल्लाह ताला इस तरह की नौबत कोर्ट में जाने की नहीं आएगी। और ये जो ऑडिट हुआ है, ये जो पोस्ट सर्वे हुआ है, पोस्ट सेंसस हुआ है 1%, 1.5% का, इसमें बहुत सारे और जो फ्लॉज थे वो भी ठीक होकर मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कराची को उसका जो खोया हुआ जो हक है वो अगर वो पूरा नहीं मिला तो उसके करीब तक चीज़ें ज़रूर हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अच्छा सर, ये जो पेट्रोल प्राइसेस में आपको पता ही है यकमुश्त इतना ज़्यादा, ऑलमोस्ट को 20 रुपये का इजाफा किया गया है। इस पे ज़ाहिर है आप आवाम में जाते हैं, आप लोग इत्तेहादी हैं, आपको भी सामना तो करना पड़ी, विल हैव टू फेस द म्यूजिक टू। जी ऐसे ही है बिल्कुल। आई मीन व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वन डू एक्चुअली, जो जिस तरह से तौजीहात पेश किए हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि भाई इंटरनेशनल हम चूँकि उसके पाबंद हैं IMF के एग्रीमेंट के, फिर इंटरनेशनल प्राइसेस इसको पास ऑन करना ही करना है। देखें ये तो अब रियलाइजेशन है लोगों में भी कि भाई ये कोई दिस नो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, हमें तो इस कौम को एक मरहले से, एक तकलीफ दे मरहले से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ हर्ट करती है उनको, वो हर्ट करती है कि वो तो अपने हिस्से का पेन बर्दाश्त कर रहे हैं, तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है, जो अशराफिया है, उनको वो भी नज़र आने चाहिए कि भाई उन्होंने भी कुछ सेक्रीफाइस किया है। अनफॉर्चुनेटली जो हम बार बार कहते हैं, बताते भी हैं अपने हुक्मरानों को और अपने पार्टनर्स को भी कि गवर्नमेंट के लेवल पे भी सेक्रीफाइसेस नज़र आनी चाहिए। अमीर से टैक्स लेते हुए आपको दिखना चाहिए, गरीब को फैसिलिटेट करते हुए आपको दिखना चाहिए। और ये टैक्स के अलावा जो आपकी ऑलरेडी जो पैसे लग रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन में, वो सारा लीक हो रहा है, वो पैसा सारा लीक हो रहा है। वो पैसा अगर सिर्फ उसकी लीकेजेस को अगर 50% भी कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया और यकीनन थैंक यू।